नमस्कार, मैं हूं केशव पंडित और आप देख रहे हैं देश का तेजी से बढ़ता एटीवी न्यूज़ चैनल। इस वक्त आप देख रहे हैं हमारा खास प्रोग्राम लाइव डिबेट और हमारे आज खास मेहमान हैं पंडित अजीत कुमार पांडे जी, जो प्रदेश अध्यक्ष हैं बीएसएस परशुराम सेना के। बहुत-बहुत स्वागत है पांडे साहब आपका एटीवी न्यूज़ चैनल पर। बहुत बहुत प्रणाम आपके दर्शकों को, सबको प्रणाम और आपको भी जय परशुराम। सभी को, भाइयों को जय परशुराम प्रदेश। जी, जय परशुराम। सबसे पहले तो एटीवी न्यूज़ चैनल की तरफ से आपकी परशुराम सेना को हनुमान जयंती की बहुत-बहुत शुभकामनाएँ और बहुत-बहुत जो है अनंत बधाइयाँ। अब हम चलते हैं आगे क्योंकि आज करणी सेना का भी ऐलान है। महाराणा सांगा, वीर राणा सांगा की आज जयंती भी है और उसी पर जो है एक सांसद को सबक सिखाने के तौर पर करणी सेना ने जो ऐलान किया था वो 12 अप्रैल को पहुँच गए हैं। आगरा छावनी में तब्दील हो गया है। आपसे सीधा सवाल है कि ब्राह्मण संगठन किस स्थिति में हैं, कहाँ हैं? क्या वो वाक़ई में शामिल होने गए हैं और क्यों ऐलान नहीं हुए? जिस तरह से करणी सेना के साथ राजपूतों के संगठन आए, क्योंकि कहा तो ये जाता है कि ब्राह्मण राजपूत भाई-भाई, तो फिर एक साथ कहाँ हैं? जी, आपको बता दूं कि करणी सेना के साथ साथ उसके कदम से कदम मिलाकर बीएसएस परशुराम सेना और ब्राह्मण, सभी ब्राह्मण भाई उस करणी सेना से कदम मिलाकर इस संगठन में काम कर रही है और साथ चल रही है और भाई भाई हैं और सदा भाई भाई रहेंगे, इसमें कोई शक नहीं है। जी। क्या आप मानते हैं कि नूपुर शर्मा के मैटर में जब एक छोटा-सा बयान उनका आया था, तो इसी देश में एक महिला का बलात्कार करने की धमकियाँ, गैंग रेप करने की धमकी और सिर तन से जुदा करने का नारा लगाया गया, तो पूरे देश ने यहाँ तक कि मिलाड ने भी ये कहा अदालत में जाकर के कि भई गलती की है, माफ़ी माँगनी चाहिए, ऐसा कैसे बयान आपने दे दिया? लेकिन इस बार मिलाड कुछ बोल नहीं रहे हैं, मौन हैं, चुप हैं, क्या है? मतलब ये दो तरफ़ा आपको लगता नहीं कि नूपुर शर्मा और ये सांसद वाला मैटर दोनों के बयान, हालाँकि अब एक ने बयान तो इसलिए दिया था कि उकसाया गया था, इनको किसने उकसाया? इनको किसने बोला कि राणा सांगा पर बोलो? भाई आप तो उनको सीधे-सीधे बोलने लगे, आप तो अपने आप को बाबर का जो है वो बताने लगे। तो आप उनके उसमें आए, उकसाया भी नहीं गया, बताया भी नहीं गया, आप तो सीधे-सीधे आपने बोल दिया और माफ़ी नूपुर शर्मा ने माँग ली। जबकि भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी और उन्होंने जो है पार्टी से निकाल दिया और अभी तक इनको जो है इस पार्टी से निकाला भी नहीं गया और किसी ने माँग भी नहीं की। और बहुत सारे ब्राह्मण और राजपूत तो समाजवादी पार्टी में भी हैं, उन्होंने भी कोई अपना इस्तीफ़ा नहीं दिया। तो कैसा मतलब ये जो ब्राह्मण राजपूतों वाला, ये मुझे थोड़ा-सा ज़रा खुल के आप समझाओ कि कैसे ये सब हो जाता है? और कैसे आप लोग जो ये है इसको देखिए, एडजस्ट कर देते हैं? जी, ये दो तरफा राजनीति होती है। समाजवादी पार्टी ने हमेशा दो तरफा राजनीति किया और हमेशा उकसाने का काम किया। जब देश के महापुरुषों पर चाहे स्वतंत्रता, एक गलत शब्दों का बयान इन्होंने दिया और हमेशा उकसाने का काम किया। और नुपुर शर्मा के, जो भी नुपुर शर्मा ने किया था उसका मैं समर्थन करता हूँ, लेकिन इस देश में हमेशा जो है एक कट्टरपंथियों का साथ दिया जाता है, यह बहुत गलत होता है। अगर भारतीय जनता पार्टी अगर नुपुर शर्मा को अगर संगठन से नहीं निकाली होती, पार्टी से नहीं निकाली होती, तो ये दशा नहीं होता। भारतीय जनता पार्टी पता नहीं क्यों डर जाती है। नुपुर शर्मा के मामले में भारतीय जनता पार्टी पता नहीं क्यों डर के उनको निकाल दिया था और यही देखिए समाजवादी पार्टी ने उनको न पार्टी से प्रोटेस्ट निकाला किया। और न कोई कार्रवाई किया। जी, और ऊपर से प्रोटेस्ट किया और उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, एक बार नहीं कई बार, कि भाई, और वो ताल ठोक कर के बोल रहा है प्रोटेस्ट मैं तो माफ़ी नहीं माँगूँगा, मैं नहीं माँगता माफ़ी। नहीं, वो जो है देखिए, उसको सह है, जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं अखिलेश यादव जी का, उनका हुँ, सह है। अखिलेश यादव ने खुद का, अखिलेश यादव जी का बयान है कि हुँ, ये दलित हैं, दलित हैं। अरे ये क्या होता है यार, जहां देश के जो महापुरुष हैं उनके ऊपर बयान दे रहे हैं तो दलित और अन्य जाति का कहां समझ की बात आ गई। आप जो है एक गलत काम करवाते हो, गलत बयान दियाते हो और माहौल खराब करने की स्थिति में है। प्रदेश की स्थिति, माहौल खराब है एकदम से और ये इसकी सारा श्रेय जो है समाजवादी पार्टी को जाता है। हुँ, जी। अरविंद केजरीवाल हमको आपको याद कहीं ना होंगे, से झूठे वादे करते थे। अरविंद केजरीवाल साहब याद होंगे, झूठे बातें करते थे और कई बार चप्पल-जूते खाए उन्होंने। लेकिन ये ऐसा बाकी दिल्ली के अलावा कहीं नहीं दिखता। लगता नहीं है कि दिल्ली के अलावा जो है कहीं जागरूक नागरिक हैं या जागरूक लोग हैं जो अपने राष्ट्रवाद को, अपने परिचय को लहराते हों और दिखाते हों। यही आस-पास के लोगों में। दूसरा, जब वक्फ बिल आया तो देखिए आप नीतीश कुमार की पार्टी के ही कई सांसदों ने इस्तीफा दे दिया।
अन्य पार्टियों के कई सांसदों ने इस्तीफा दे दिया जिन पार्टियों ने समर्थन किया था। अब आप देखो कि तो भाई कोई एक ब्राह्मण नहीं बोला, कोई एक राजपूत नहीं बोला, जबकि कई पार्टियों में और कई जगह पर हैं, आज तक न तो किसी ने आवाज़ ये उठाई कि मंगल पांडे की रेजिमेंट बननी चाहिए, जो रेजिमेंट खत्म हुई थी, ब्राह्मण रेजिमेंट सबसे पुरानी और पहली रेजिमेंट जिसको देशभक्त रेजिमेंट करार दिया था। उन्होंने कहा था, अंग्रेजों ने लिख कर के दिया था कि ये रेजिमेंट कभी नहीं सुधरेगी, ये अपने राष्ट्र के राष्ट्रवाद से ऊपर ये जा ही नहीं सकती। ये कभी ब्रिटिशर्स के साथ में काम नहीं कर सकती। ये हक कहकर बंद किया गया। पहला, आप देखिए कि ब्राह्मण रेजिमेंट के लिए आज तक कोई आवाज़ नहीं उठाई गई किसी सांसद ने। कैसे समर्थन मतलब दिल से कैसे निकल जाता है कि नहीं, लाओ फिर एक बार ब्राह्मण का समर्थन कर लें। 70 साल तो हो गए हैं। कब तक झेलोगे? कब तक ढोओगे इन ब्राह्मणों को और कब तक जो ढोओगे इन राजपूतों को जो संसद में जाकर के इनके मुँह में दही जम जाता है, ये आवाज़ नहीं निकाल पाते हैं। इनको कब तक ढोओगे? आपको लगता नहीं है कि बहुत ज़्यादा कचरा हो गया है? जी। नहीं भाई साहब, मुझे तो दुख इस बात का होता है जब हमारे बीच के जो सांसद जाते हैं, ठीक है, हुँ, तो मैं देखता हूँ शपथ ग्रहण लेते हैं तो उनके मुंह में दही दम जम जाती है कि वो अपने आप में बोलेंगे जय समाजवाद, अन्य चीज का हुँ। नारा लगाएंगे, लेकिन उनको शर्म आती है जय परशुराम बोलने में। परशुराम कहने जय में। जी। परशुराम हुँ, जय परशुराम बोलने में उनको शर्म आती है संसद भवन में। हमारे ही बीच के, हमारे ब्राह्मणों के बीच में जाते तो जैसे आप सबका नारा लगाते हैं, तो हम अपने आराध्य देव का जय परशुराम का नारा क्यों नहीं लगाएंगे। और रही जी। बात, तो हम ब्राह्मण जो मंगल पांडे ने जो क्रांतिकारी फूकी, एकदम आपने सही कहा, इसकी मांग होनी चाहिए और इसकी स्थापना होनी चाहिए। लेकिन जहां ब्राह्मणों की बात आ जाती है, जहां क्षत्रिय भाइयों की बात आ जाती है, तो सबको वोट दिखाई देता है। वोट की राजनीति पार्टियां कर रही हैं, वोट बैंक बनाने में लगी हुई है। अब देखिए, जो राणा संगा के ऊपर बयान दिया गया, उनकी सुरक्षा व्यवस्था बढ़ाई जा रही है। क्यों सुरक्षा व्यवस्था बढ़ाई जा रही है? उसको तो चौराहे पर पीटना चाहिए और पीटने का काम किया गया था। ऐसे लोगों को सबक सिखाना चाहिए। मैं आपके चैनल के माध्यम से बोल रहा हूं कि उनको सबक सिखाना चाहिए। सरकार सुरक्षा क्यों दे रही है? उल्टे सरकार ने एक गलत फैसला दिया कि करणी सेना के लोगों को वहां पर लाठीचार्ज करवाया। उनकी सुरक्षा की व्यवस्था हटा देना चाहिए मेरे समझ से। वीआईपी, क्या अब वक्त नहीं आ गया है कि देश के अंदर धर्म निंदा कानून, जाति निंदा कानून, एक तो जाति कानून बनाया जिसके तहत पैसा दिया जा रहा है, देश में टैक्स ब्राह्मण भरे और उसी पैसे को जो है कर दिया जाता है, क्षत्रिय भरे तो उस पैसे को, बनिया भरे तो उस पैसे को। लेकिन अब वहीं दूसरी तरफ ये आता है कि भाई जाति निंदा कानून तो सबके लिए होना चाहिए। अगर समानता की बात है, कोई किसी की जाति को गाली कैसे दे सकता है? आजकल ट्विटर, फेसबुक, सोशल मीडिया भरा पड़ा है एक तरफा जाति पर जो है बातचीत करने के लिए। आप देखिए ब्राह्मणों को कितनी जातियाँ दी जाती है, वो भी बौद्ध धर्म के द्वारा। बौद्ध धर्म इतनी प्रतिज्ञाएँ लेता है, 23-24 जो भी है, भगवान को गालियाँ देते हुए, क्या ये असंवैधानिक नहीं है? इसको लेकर के याचिका आज तक नहीं लगी। ब्राह्मणों को और सवर्ण समाज को जितनी गालियाँ दी जाती हैं और जबकि उन्हीं के मंदिरों के द्वारा ये जो है पूरा समाज पोषित जो है होता है, खाना खाता है और आज भी अगर 4 लाख मंदिर अगर छूट जाएँ देश से, तो ये जो 7-8 लाख करोड़ जो इकट्ठा होता है, जो मंदिरों का दान जो है इकट्ठा होता है, इससे ये फ्री वाली जो है कितनी रेवड़ियाँ राज्य बाँटेंगे, पता चल जाएगा। दूसरा, कि देश के अंदर क्या वक़्त नहीं आ गया है कि एक धर्म निंदा कानून, एक ईश निंदा कानून, एक जाति निंदा कानून और एक जो है, जो सबसे ख़ास है, वो महापुरुषों के लिए कि ये निंदा कानून एक आना चाहिए। पहली बार में जुर्माना अगर किसी का कोई वक्तव्य या बयान आता है, तो उसमें सीधा-सा है कि 50,000 का जुर्माना अथवा 1 महीने की जेल काटनी ही पड़ेगी। उसके बाद में आप जो है उसको 1 साल तक कर दीजिए कि 1 साल की जेल और 5 लाख का जुर्माना। तीसरी बार में आप 10 लाख का जुर्माना अथवा 10 साल की जेल। तो इस तरह का क्या कानून नहीं बन जाना चाहिए? जातिगत कोई बात नहीं हो पाएगी, ना तो धर्म की बात हो पाएगी और ना ही किसी पर कुछ भी अगर कहीं होता है। फेसबुक है और चाहे ट्विटर हो, ये सभी आधार कार्ड से क्यों नहीं लिंक होते हैं भई? कोई पीछे अजीत कुमार पांडे बनकर के कौन बात कर रहा है किसी को क्या पता है? कमलेश पांडे के साथ में क्या हुआ? हम सब जानते हैं कमलेश तिवारी के साथ में, सॉरी कमलेश जी तिवारी के साथ में। जी कमलेश जी तिवारी के जी जी। साथ पीछे कोई न कोई जो है वो अपने आप को ब्राह्मण बन कर के उनसे बातचीत करता रहा कि कल मैं आ रहा हूँ और उसके बाद उनकी हत्या जी हो जाती है। आज तक कमलेश तिवारी जी के नाम से एक चौराहा तक नहीं बनाया गया, फ़ोटो तक नहीं लगाई कोई किसी भी ब्राह्मण समाज ने, किसी भी ब्राह्मण संगठन ने एक चौराहे पर उनका कम से कम पुतला ही लगा दिया होता और कह देते कि नहीं हम ऐलान करते हैं कि इस चौराहे पर जहाँ हत्या हुई हम उसी चौराहे पर करते हैं। तो ब्राह्मण ये सब गायब जी। कहाँ हो जाते हैं? मैं तो ये कह रहा हूँ कोई इकट्ठा करने वाला तो होना चाहिए, उठाते भी तो नहीं हैं। कहीं तो कम से कम जी कोई शुरुआत होनी चाहिए एक संगठन की। उस पर बताएँ आप जी। कैसे देखते हैं कि क्या ये दर्द नहीं है, तकलीफ नहीं है? कमलेश तिवारी को लोग नहीं 4 दिन नहीं, के बाद में ये भूल जाएँगे, इतिहास भी नहीं हम लोग लिखने का प्रयास करते हैं। जी। नहीं नहीं नहीं, ये तो बहुत कष्ट की बात है और आपने सही मुद्दा उठाया कि सरकार को चाहिए कि जो जातिगत लोग टिप्पणी करते हैं,
और जो लोग जो है धर्म के ऊपर टिप्पणी करते हैं, जो महापुरुषों के ऊपर टिप्पणी करते हैं, उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए, उनके ऊपर तुरंत मुकदमा दर्ज होना चाहिए और उनको तुरंत गिरफ्तारी होना चाहिए। विगत दिनों मैं आपको बता दूं, मऊ में एक पार्टी है, उस पार्टी के नेता द्वारा कमेंट किया गया था ब्राह्मणों के ऊपर, और मैंने तत्काल एक्शन लिया, उनके ऊपर कार्रवाई करवाया, उनको जेल भिजवाने का काम किया। तो सरकार को ये चाहिए, सरकार को चाहिए कि जो भी ब्राह्मण को गाली देता, चाहे अन्य लोगों को, कोई किसी को अधिकार नहीं है किसी को जातिगत टिप्पणी करने का। हम जातिगत टिप्पणी करते हैं तो हमारे ऊपर मुकदमा लाद दिया जाता है। तो मेरे जाति और धर्म को और मेरे महापुरुषों को कोई गाली दे तो तत्काल उनके ऊपर मुकदमा दर्ज किया जाए और उनको जेल भेजा जाए, कम से कम 10 साल की सजा होनी चाहिए। ये मेरी मांग है और ये कई बार मांग हम लोग उठा चुके हैं, लेकिन क्या करेंगे, वोट की राजनीति है जो सबको घुमा कर रख देती है। सबको वोट चाहिए, सबको सरकार बनाना चाहिए। जी। ब्राह्मणों की जब बात आती है या राजपूतों की बात आती है, एकजुटता में कमी कहाँ पर है? कि सब लोगों के अंदर ये लग रहा है कि हमारे वालों ने अच्छा काम किया, या फिर फूट डालने में अंग्रेज कामयाब हो गए, कांग्रेस कामयाब हो गई नहीं नहीं पूरी नहीं, तरह अब से। वो जमाना लग गया। भाई अब तुम लोग एक साथ नहीं आ सकते हो कभी। हाँ, नहीं नहीं नहीं, ये गलत है, ये जमाना लग गया। ब्राह्मण ठाकुर, ठीक है, ये कदम से कदम मिलाने का काम कर रहे हैं और कदम से कदम मिलाकर चल रहे हैं। जैसे देवरिया में एक हत्या हुई थी, देवरिया में करणी सेना के लोग भी पहुंचे, बीरू जी पहुंचे थे, हम लोग भी पहुंचे थे। उस मामले को एकदम, जो छत्री भाई थे हमारे बहुत साथ दिए और हम लोगों ने भी साथ दिया, और कदम से कदम हम छत्रियों भाइयों का, जैसे सबसे ज्यादा ब्राह्मणों का सम्मान करने वाला कोई है जात है तो छत्री है। तो छत्रियों का हमें हमेशा साथ देते हैं और साथ देते रहेंगे। और आपके चैनल के माध्यम से ये कह दें कि आज वो जो आगरा में हुआ है, जो कार्यक्रम चल रहा है करणी सेना का, हम लोग का खुला समर्थन है और खुला समर्थन रहेगा और सदा हम लोग समर्थन करते रहेंगे। ठीक है, अगर माफी नहीं मांगी जाती है तो क्या आपकी मांग आगे ये भी रहेगी कि प्रस्ताव वगैरह इनके खिलाफ लाया जाए? और क्या उम्मीद करते हैं कि कोई भाजपा का भी प्रस्ताव वगैरह ला पाएगी सदन में या संसद में इनको निलंबित करने के लिए, या कुछ ना कुछ करेगी? जो प्रक्रिया होती है देखिए कि अगर कोई अभद्र टिप्पणी या कोई जातिगत चीजें करता है, उसको लेकर के क्या संसद से इनको निलंबित या निष्कासन का उम्मीद भी आपको कहीं दूर-दूर तक लगता है? जी, उनको पता है नहीं, करणी हम सेना तो क्या है, यही ज़्यादा से मांग ज़्यादा भी करते चिल्लाएगी। हैं कि भाई, नहीं, नहीं, भाजपा को तो पता है ना, अजीत कुमार पांडे जी जाएँगे चैनल पर, थोड़ा बहुत चिल्लाएँगे, भड़केंगे, 2-4 दिन जो है जले-जले से रहेंगे, वोट का टाइम आएगा तो बटन दबा देंगे। क्या दिक्कत है? नहीं नहीं, अब वो देखिए, ब्राह्मण क्षत्रिय गुलाम नहीं रह गया किसी का, ठीक ना। ब्राह्मण जब चाहा उसी की सरकार बनाया, ठीक है। ब्राह्मण क्षत्रिय किसी के गुलाम नहीं है। अगर भारतीय जनता पार्टी चाहती है कि हम गुलाम है तो गुलाम नहीं है, हम जिसकी चाहेंगे उसकी सरकार बनाएंगे, लेकिन नहीं, ये नहीं, मांग है हमारी। गुलाम नहीं, मैं ये कह ही नहीं रहा ना नहीं नहीं, जैसे आपने गुलाम वाली बोला बात तो दबाव, भाजपा जैसे मजबूरी बटन जानती हम है कि कहाँ दबाएंगे, जाएँगे। बटन हुँ, हम देखिए, हम अब सोच समझ कर काम करेंगे। अगर इनके ऊपर, अगर 2027 का चुनाव आ रहा है तो सबसे ज्यादा संरक्षण किसका प्राप्त है? समाजवादी पार्टी का। समाजवादी पार्टी अगर उनको पार्टी से निकाल देती है, उनके ऊपर कार्रवाई करती है, तो आदमी एकदम जीरो हो जाएगा। और सरकार को भी चाहिए संसद में एक प्रस्ताव लाकर इनको जो है वहां से राज्यसभा से निकाल दिया जाए, इनके ऊपर कार्रवाई करना चाहिए। तो दोनों लोग लड़ाकर जो वोट की राजनीति कर रहे हैं, यहाँ पर बस वोट की राजनीति है। जी। बिल्कुल, जो आप कह रहे हैं, लेकिन वोट की राजनीति की ज़रूरत क्या पड़ गई? आखिर जो है लगातार जिस तरह से गौ माता के खिलाफ बयान देना, गौशालाओं के खिलाफ बयान देना, यह तो जो है लगातार समाजवादी पार्टी के द्वारा किया गया। लेकिन आप एक बात बताइए, जिन्हें हत्यारा बोला जा रहा था, जिनके नाम पर वोट लिया गया था मुलायम सिंह यादव जी के नाम पर, उनको तो पद्म विभूषण दे दिया गया, देश का सर्वोच्च दूसरा जो है पुरस्कार, भारत का भारत रत्न ही तो बाकी रह गया। अब आप बताइए कि यही भाजपा जनता वाले तो को, महिमा मंडन करते घूम रहे हैं उनका। जी। यही चीज लोगों को समझ में नहीं आता। भाजपा और समाजवादी पार्टी दोनों एक सिक्का के पहलू हैं और दोनों जो है लड़ाने का काम करते हैं, लड़ा कर राज्य करते हैं। अगर देखिए, मुलायम सिंह यादव जी को सर्वोच्च स्थान कौन देने वाला है? भारतीय जनता पार्टी। मुलायम सिंह की तबीयत जब खराब हुई तो कौन खड़ा था? भारतीय जनता पार्टी के लोग खड़ा थे। लेकिन जब लोकसभा हुआ, चाहे विधानसभा जहां होता है, तो लोगों को दिखाने के लिए एक टकराहट दिखाई देती है। लेकिन आपसी इन लोगों का सामंजस्य, मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि इनका सामंजस्य है। हुँ, हुँ। जी, बिल्कुल आपकी बात सही है, लेकिन इस पूरे जो है मामले में हम अगर देखें कि क्षत्रियों के एक संगठन ने केवल बोला है, बहुत सारे संगठन साथ आए, बहुत सारी चीज़ें हुईं, लेकिन ये जो कृत्य जो हो रहे हैं, इनको लेकर के क्या अब
एनसीईआरटी में अब एक तरह से जो बदलाव कर रहे हैं नई शिक्षा नीति के तहत, इनको सही ढंग से पढ़ाना भी तो शुरू करें। जो इतिहास है, वो इतिहास के तौर पर रखा जाए, इतिहास में कुछ पढ़ाया ही नहीं जाता है। आप सोचिए कि 2000 साल पुराना जिनका इतिहास है, वो भी इतिहास में अपने लोग डाल रहे हैं, 2500 साल पुराने। हमारे भगवान राम तो एक केवल कल्पनाओं में रह गए, इतिहास में कहाँ है? दूसरा, भारतीय संविधान में आपको याद होंगे कि 22-23 चित्र थे और सबसे पहले राम दरबार था। कृष्ण की फ़ोटो थी, गीता ज्ञान देते हुए, उसके बाद में उसमें जो है तमाम हमारे हीरोज़ की जो है फ़ोटो थी, भगवान कृष्ण की थी, अर्जुन की थी और उसके साथ ये हनुमान जी की थी, आज हनुमान जयंती है। तो आप सोचिए संविधान में सब कुछ था, उसी संविधान की माँग क्यों नहीं की जाती? सदन में एक बार भी पटल पर ये नहीं बोला जाता कि अधूरा संविधान छापना भी एक जो है असंवैधानिक कार्य है और इसके खिलाफ कोई याचिका नहीं पड़ी आज तक। किसी की नज़र क्यों नहीं पड़ी और किसी की भावना क्यों आहत नहीं हुई कि किसी की दुखी क्यों नहीं? मतलब किसी को ये लगा ही नहीं कि ये चीज़ जो है होनी चाहिए। तो अब इसको लेकर के कोई भी एक संगठन नहीं आया, ना ब्राह्मणों का आया, ना राजपूतों का आया कि भाई ये सब गुरुकुल हमारे हटा दिए गए, उसमें तो गुरुकुल का चित्र है, किसी मदरसे का या किसी अंग्रेजी विद्यालय का तो चित्र ही नहीं है। तो उसमें जो चीज़ें हैं, नेताजी बोस का चित्र है उसमें, जो चीज़ें वहाँ दी गई हैं, उनको लेकर के आज तक आपको लगता है कि 70 सालों में कम से कम नहीं तो 10 सालों में ही कोई याचिका डाल लेता और पूछ लेता सवाल कि भाई कभी आरटीआई ही डाल दी होती कि ये कैसे? और आगे पुस्तकें जो छप रही हैं, मैंने तो संविधान मँगाया हुआ है और दोनों पुस्तकें जो है हमारे पास रखी हैं नया, उसमें मुझे उम्मीद थी कि फ़ोटो आएँगी। बात भी हुई थी, साउथ में एक प्रिंटिंग प्रेस है जो छाप रही है हालाँकि मूल प्रतियों जैसा ही वो लग रहा है लेकिन उन्होंने फ़ोटो नहीं डाली। उन्होंने कहा सर अभी हमारे पास फ़ोटो अवेलेबल नहीं है। तो आप इसे कैसे देखते हैं कि हम तो इतिहास से गायब होते जा रहे हैं? पूरी तरह से राणा प्रताप की फ़ोटो और जो भी फ़ोटो हैं वो सारी गायब एकदम कर दी गई। तो संविधान में वापसी इनको जब करवाओगे नहीं जब तक, तब तक तो राम जी को काल्पनिक बताया ही जाएगा और पैसे कोई वाले तो संविधान पटक करके उसके मुँह पर मारना चाहिए कि ये पढ़ और देख इसमें, मूल प्रति। इसमें भगवान राम का चित्र है कि नहीं है और ये डॉक्टर अम्बेडकर के साइन है कि नहीं है? या जो भी अगर वहाँ पर बोलता है, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद से लेकर के तमाम लोगों के साइन है, ये तो दिखाने के लिए है ना। लेकिन एक सबसे बड़ा प्रूफ जिस पर बात होनी चाहिए, कोई संविधान के खिलाफ अगर जाए तो उसी को लेकर के जो है सुप्रीम कोर्ट में उसको घसीट करके उसको ले जाओ, कि भई आप ये साबित करो ना गलत है, तो आप संवैधानिक उससे मूल प्रति से आप हटवाओ इस चीज़ को। तो मूल जो प्रति है उससे छेड़छाड़ नहीं की जा सकती, हम सब जानते हैं। तो इसको लेकर के कब आवाज़ उठाएगी परशुराम सेना और क्या ये निवेदन ये रहेगा कि बाकी के संगठन भी उठाएँ आवाज़? जी। नहीं देखिए, हम बता दें, मैं कई बार बोल चुका हूँ इस मामले पर, जब हम लोग का कार्यक्रम भी होता है और आगामी 4 तारीख 29 को परशुराम जी की जयंती है, जन्मोत्सव कार्यक्रम है, लेकिन हमारे संगठन में हम लोग 4 मई को मनाएंगे और ये कई बार हमने मुद्दा उठा चुका है कि हमारे देश का जो संविधान जो इस समय जो चल रहा है वो गलत चल रहा है। कुछ लोग इसको गलत वे में ले लेते हैं। आपने सही बताया कि जो मूल चीज है हमारे देश की, वो मूल चीज ही खत्म हो गई, मूल नहीं, चीज ही मूल चीज़ पढ़ाया मैं नहीं जा मैं रहा है। बीच में थोड़ा-सा इंटरप्ट आपको करूँगा, थोड़ा-सा करूँगा, थोड़ा-सा। एक्चुअली क्या है कि रास्ता अगर गलत हो, तो फिर आप मंज़िल तक तो नहीं पहुँचेंगे। संगठनों का दायरा ये होना चाहिए कि संगठन एक ज़िम्मेदारी ले, मान लिया कि कौन-सा प्रकाशन छपवा रहा है, बोले वो गीता प्रेस छपवा रही है, तो आपका एक नोटिस जाना चाहिए आपके वकील के द्वारा, आपके संगठन की तरफ से। आप मुझे जवाब दीजिए कि ये संगठन क्या पूरी तरह शुद्ध है, पूरी तरह सही है, पूरी तरह प्रामाणिक है और जो मूल प्रति है, मुझे पता चला है कि ये यहाँ छेड़छाड़ है। पहले तो आरटीआई माँगिए कि उसमें चित्र कितने हैं, मूल प्रति में सारा कुछ जी, कितना है, क्या बिना मूल प्रति के छापा जा सकता है, हाँ या नहीं आ जाएगा। तो उसके बाद में जो आपकी दूसरी प्रक्रिया है, वो है जो प्रकाशन विभाग हैं, जो कंपनियाँ हैं, उनको एक नोटिस जारी करवाना। तब लगेगा कि भई परशुराम सेना ने एक नोटिस भेजा और पूछा है, जवाब माँगा है। अगर आप नहीं देंगे 7 दिन के बाद आपको केस जो है करेंगे और आपको जवाब जो है कोर्ट में देना पड़ेगा, कि आप कैसे संविधान जी, छाप रहे हो बिना वो कहाँ है चित्र, या तो वो चित्र गलत है, मूल संविधान गलत जी, है या फिर ये वाला संविधान गलत है, दोनों में से एक मुझे बता दो। सही कौन-सा है? और छापने की अनुमति कहाँ से मिली है? किस समय अधिनियम बना? और कौन-सा जो है अधिनियम बना, उसमें क्या-क्या कहा गया? कितने पन्ने छाप सकते हो? क्या आधा-अधूरा ही संविधान आप छाप सकते हो, ऐसा बोला गया? तो मुझे वो आप जो है जी। दिखाओ। इसको लेकर के क्या आपकी तैयारी है? क्या मेरा सीधा-सा ये है कि तैयारी में क्या है? केवल आवाज़ उठा रहे हैं, उसके लिए तो साधुवाद, धन्यवाद आपका। मैं भी आवाज़ लगातार उठाता हूँ। लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि संगठन को एक संगठन के तरीके से काम जो करना चाहिए, उसके लिए तो आप ये कहेंगे ना देश में कि केस लड़ने के लिए हमको 10-10 रुपए भी दीजिए। मैं ये कह रहा हूँ कि संगठन को 100-100 रुपए मिलेंगे और पूरा संगठन जितना खर्चा होगा, वो पूरा का पूरा इकट्ठा हो जाएगा। मैं तो चैनल के माध्यम से भी अपील कर दूँगा, तो भी जो है इतना इकट्ठा हो जाएगा। तो पांडे साहब क्या प्रक्रिया हमारी सही नहीं है, इसलिए हम लोग जीत नहीं पाते, आगे नहीं बढ़ पाते? क्या प्रक्रिया में बदलाव हमारी होना चाहिए नहीं कि नहीं? लड़ाई देखिए, का तरीका बदलना पड़ेगा? एकदम एकदम लड़ाई जो है एकदम सच्चाई से लड़ना चाहिए और मेरी कोशिश रहेगी
कि इसके लिए एक हम जल्दी जो हमारी विधिक सलाहकार हैं लोग, उनसे मैं बात करूंगा और निश्चित तौर से एक जन सूचना मांगूंगा, और ये प्रति में जो है उसको मैं कोर्ट में जाऊंगा और इसको जरूर निश्चित रूप से इस विषय पर काम किया जाएगा। और आपको जल्दी एक आध महीने के अंदर आपको फिर हमारे आपके चैनल पर मैं खुद आकर इसके बारे में मैं बताऊंगा। ठीक है, अब आखिरी कमेंट आपसे एक और ले लें। हाँ बोलिए।